बहुत ध्यान से पहले चीज़ों को सुनने की कोशिश करें भाई। हम लोग इस सैटरडे क्लास 11th 8:30 to 10 जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, राइट। आप ये समझ लीजिए कि इस बैच में बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। यही मान लीजिए कोई 11th क्लास का बच्चा और वो 12th कर रहा है अपने से, तो उसके लिए टाइमिंग बता देता हूँ। वो 7 बजे आएगा मेरे पास, 7 से 8:30 जो है क्लास 12th की क्लास चलेंगे भाई, और 8:30 के बाद GOC क्लास 11 चलेगा, राइट। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बच्चा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज क्या पढ़ाना है? आज कहीं और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे हम, और सुबह सुबह स्टेट्स पढ़ाना है ना। क्या पढ़ाना है? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और मज़ेदार सा टॉपिक है, जल्दी कवर होने वाला टॉपिक है स्टेट्स। इसमें आज हम लोग आज की क्लास को नो डाउट बेसिक रखेंगे, लेकिन अपने दिमाग में ये भी पैरामीटर रखेंगे कि चीज़ें इफ़ेक्टिवली आप लोगों से क्लियर हो जाए। चलिए, तो शुड टेक दिस सैटरडे क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन इन बोथ मीडिया, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन करा देगा उसका तो दोनों मीडिया से हम लोग कर लेंगे। 11th क्लास के बच्चों को रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, लेकिन 12th क्लास के बच्चे को है। आप मत कराइए रजिस्ट्रेशन, कोई इशू नहीं है, आपका तो उसमें एनरोलमेंट खुद से ही है। लेकिन क्लास 12th के बच्चों को उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। चलिए इधर आएंगे सभी और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। So today's session we are going to start with very important topic, that is state of matter। अब यार स्टेट्स में आप लोगों को पहले कुछ कुछ बातें मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। देखिए जो मैं लिखता हूँ स्टेट या स्टेट्स को सभी बच्चे जानते हैं कि एक सॉलिड स्टेट होती है। ऑल दो स्टेट्स तो बहुत सारी है, लेकिन आप लोगों को जो पढ़नी है वो सॉलिड है, दूसरा है लिक्विड स्टेट, और अंतिम स्टेट जिसका नाम क्या है बेटा जी? गैसियस स्टेट, है ना। तो आपके सिलेबाई का ये पार्ट है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब इसकी बेसिक पैरामीटर, प्रॉपर्टी, गैस के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन कम होता है, ये होता है, वो सारी डिस्कस तो हम लोग नहीं करते। हम सीधा टू द पॉइंट बात बता रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये जो सॉलिड नाम का चैप्टर है ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है बेटा जी, है ना। तो ऑब्वियसली इसको तो 12th में ही पढ़ेंगे। ये जो लिक्विड नाम का चैप्टर है ये क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है, मतलब ये भी 12th में पढ़ना है। ये जो गैसियस है यही अपना स्टेट है, और ये क्लास 11th का कौन सा चैप्टर है? 5th चैप्टर है NCERT के हिसाब से, ठीक है जी। तो अपना जो आज का टास्क है वो स्टेट में कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। 2 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है जिसका नाम है म्यूचुअल अट्रैक्शन। बहुत ध्यान से सुनो भाई। पहला पैरामीटर जिसका नाम क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन। इन्फ्लुएंस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब कि म्यूचुअल इन्फ्लुएंस यानी कि अट्रैक्शन, राइट। और दूसरा पैरामीटर जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं थर्मल एनर्जी, या जिसको मैं एस्केपिंग टेंडेंसी के नाम से जानता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ज़्यादातर लोग इसको किस बात से जानते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। मैं 2 पैरामीटर बता रहा हूँ प्यारे बच्चे। सबसे पहला पैरामीटर जिसका नाम है म्यूचुअल अट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं MA, और जो दूसरा पैरामीटर है इसका नाम है एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी, और इसको बना लेते हैं किस नाम से बेटा जी? ET के नाम से बना लेते हैं। अब प्यारे बच्चों जरा दिमाग लगा दो, जरा आप लोग दिमाग लगा दीजिए। एक है म्यूचुअल अट्रैक्शन और दूसरा है एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी एक टाइप की एनर्जी है, जैसे मैं यहाँ पर इसको काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ पर मैं इसको थर्मल एनर्जी के नाम से जान सकता हूँ, राइट। मतलब एनर्जी का बोले तो ये काइनेटिक है, बोले थर्मल हो, रिपल्सिव एनर्जी है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। आप बताइए अगर मॉलिक्यूल के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सोचिए, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा किससे? एस्केपिंग टेंडेंसी से। इसका मतलब उस स्पीसीज के अंदर कौन सा नेचर डेवलप हो रहा होगा? सॉलिड। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? और यही अगर मैं उल्टा लिख देता हूं कि जी एस्केपिंग टेंडेंसी की वैल्यू ज़्यादा है किससे? म्यूचुअल अट्रैक्शन से। इसका मतलब दे आर मोर रिपल्सिव टू ईच अदर,
मॉलिक्यूल्स आर मोर रिपल्सिव टू ईच अदर। और जब भी जीवन में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिपेल कर रहा होगा तो इसका मतलब स्टेट कौन सी होगी जी? गैसियस स्टेट होगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस केस में जो स्टेट है वो कौन सी है? गैसियस स्टेट। अब बात कर लें जी लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता होगा सर? म्यूचुअल अट्रैक्शन बराबर हो जाता है किसके? एस्केपिंग टेंडेंसी के। जब ये दोनों बातें क्या हो जाती हैं बेटा? बराबर, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड। देयर आर थ्री स्टेट इन जनरल, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज की डेट में आप लोगों से कोई इनकी डेफिनेशन पूछता है तो आप ये बताना बंद करें कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है या मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है या कम होता है या कुछ कुछ होता है, ये सब बंद कर दें। आप सीधी सीधी एक बात सुने कि जब कभी भी म्यूचुअल अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो उस केस को मैं क्या बोलूँगा? सॉलिड स्टेट। जब ये वाइस वर्सा होगा तो गैसियस, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? लिक्विड स्टेट। तो क्योंकि मेरे सिलेबस का तो यही पार्ट है तो मुझे गैसियस पैरामीटर के बारे में ही बात करनी है, गैसियस वेरिएबल्स के बारे में वही बात करनी है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैरामीटर्स या वेरिएबल्स ऑफ गैस। गैस के क्या क्या पैरामीटर हम लोगों को पढ़ने हैं। देखो पढ़ने पढ़ाने के लिए तो बहुत जहान बाकी है, लेकिन ये समझ लेना कि अभी के लिए आप लोगों को क्या क्या पैरामीटर पता होना चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर है मोल, जो कि बेसिक है। इस 11th क्लास का पहला चैप्टर ही क्या है बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। तो बेसिक पैरामीटर गैस का क्या है जी? मोल। दूसरा जो पैरामीटर है, नो डाउट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी शो करती है, तो टेम्परेचर। तीसरा जो पैरामीटर है दैट इज प्रेशर। और जो चौथा पैरामीटर है उसको हम लोग क्या नाम देंगे जी? वॉल्यूम। पांचवा भी एक पैरामीटर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? डेंसिटी। किताबी ज्ञान में ये केवल 4 पैरामीटर यहाँ पर लिखे हुए हैं। डेंसिटी को या तो वो मोल में पढ़ा देते हैं या यहीं आगे चल के इसको जो है सिखा दिया जाता है। इन जनरल टॉपिक है, राइट? तो इतनी बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हैं। चलिए मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ चीज़ों की शुरुआत करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे सभी। प्यारे बच्चों, सबसे जो पहला पैरामीटर है जिसको हम लोग प्यार से मोल कहते हैं। अब मोल में मैंने क्या नहीं पढ़ाया आप ये सोचो बस। सारा मोल खत्म हो गया है तो क्या मोल की डेफिनेशन हम लोग नहीं दे पाएंगे? सर मोल जो एक नंबर है, मोल जो एक क्वांटिटी है, हम पहले 18 ग्राम वाटर बोलने में शर्मा रहे थे, पढ़ने में शर्मा रहे थे, लिखने में शर्मा रहे थे। तो किसी ने बोला इसको 1 मोल पानी बोल के चलो तो थोड़ी शर्म कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कंसर्न यही है कि मोल एक टाइप की क्या है बेटा? क्वांटिटी है। और इस क्वांटिटी का जो फॉर्मेशन है या फॉर्मूला है उसको आप लोगों ने सीखा था, गिवन मास या गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ। इसको आप लोगों ने W/m के नाम से जाना था। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी गैस का मोलर मास चेंज हो सकता है? नहीं। इसका मतलब मोलर मास जो है चेंज नहीं होता है, एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे ये कह दूं फॉर ए गिवन मास ऑफ अ गैस, इसका मतलब है मोल इज कांस्टेंट। नहीं मेरी बात समझ में? अगर आप गिवन मास को ही कांस्टेंट कर देंगे, बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास इज इटसेल्फ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भाई चाहे वाटर का ऑक्सीजन हो चाहे O2 का ऑक्सीजन हो, एक अकेले ऑक्सीजन का मास तो वही रहेगा जो पहले था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इट मीन्स मोलर मास वी नेवर चेंज। और हम क्या चेंज कर सकते हैं? गिवन मास। और आपने गिवन मास ही सेम कर दिया तो इसका मतलब क्या चेंज कर दिया? क्या सेम कर दिया? मोल ही सेम कर दिया। क्या सेम कर दिया बेटा? मोल ही सेम कर दिया। तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज नोन एज मोल। चलो इधर आओ। कुछ बातें याद हैं आप लोगों को? इसी मोल को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? याद करो, सर ने एक बात बताई थी जीवन में, क्या? कि कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फलाना, नंबर ऑफ ढिकाना, तो उस केस में मोल से क्वांटिटी की मल्टीप्लाई होती थी। तो भैया मोल निकालने हैं तो अब किससे क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला याद कराऊं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n इंटू एवोगैड्रो नंबर। याद करो,
तो भैया मोल निकालने होंगे तो एवोगैड्रो नंबर को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। एक फॉर्मूला और अपने जीवन में याद करके रखेंगे, वो था अपना वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस केस में डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। याद रहे इस केस में जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। अगर ये 1 बार है तो ये वैल्यू कितनी हो जाती थी, 22.7 लीटर। तो ये पुराना ज्ञान है, इजीली हम लोगों ने सीखा था। तो इसको अगर मैं समराइज करके कोई बात लिखना चाहूँ तो देखो समझ में आएगा क्या तुम्हारे। मोल बराबर गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट विच इज इक्वल टू कोई भी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। इन दोनों में अंतर इतना है कि यहाँ पर प्रेशर बार है और यहाँ पर प्रेशर ATM है। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया। आज प्रेशर हम लोग खेलेंगे भाई, तो ये डेटा भी आप लोगों के दिमाग में इफेक्टिवली क्लियर हो जाएगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, या मैं बोलूँ जो पहला काम है, वो हम लोगों ने पैरामीटर का कवर कर लिया है कि मोल एक पैरामीटर। मेरी बात को एक बात सुन लो, ध्यान से सुनो। मैंने बोला 1 मोल वाटर और मैंने बोला 1 मोल शहद। माना दोनों की क्वांटिटी सेम है, क्या दोनों का नेचर सेम है? नहीं। इसका मतलब ये हो गया मोल को कांस्टेंट करने के बावजूद भी कंपाउंड का नेचर अलग हो सकता है। नहीं, ये बात समझ में। मोल को कांस्टेंट करने के बाद भी कंपाउंड का नेचर अलग हो सकता है। नहीं आई बात समझ में। मैंने बोला 10 मोल पानी के और 10 मोल शहद के, क्या दोनों का नेचर सेम है? लेकिन दोनों की क्वांटिटी सेम है। क्लियर मेरी बात समझ में आ गई। अगर कहीं पर मोल को कांस्टेंट ले दिया गया है तो आप समझ जाएं मोल ही कांस्टेंट है, नेचर कांस्टेंट नहीं है। दोनों का नेचर क्या हो सकता है? डिफर हो सकता है। तो देखो मैं आगे धीरे धीरे जो लॉज हैं उनकी तरफ मूव करूंगा और उसका पैरामीटर अभी से तैयार कर रहा हूं, उसका बेस अभी से तैयार कर रहा हूं। ये क्यों हम वहां जाके कह देते हैं कि ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, जबकि मोल क्या होते हैं वहां पर? कांस्टेंट होते हैं। चलो तो सर ये बातें आपकी समझ में आ गई। बहुत जल्दी से लाइट की स्पीड से इसको नोट कर लो पूरा। चलिए नेक्स्ट। अब बहुत ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। अब मेरे पास जो दूसरा पैरामीटर है जिसका नाम है टेम्परेचर, ये भी बड़ा सिंपल सा पैरामीटर है, एक ही बार में समझ में आने वाला पैरामीटर है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अभी के इधर बहुत ध्यान से देख बेटा, टेम्परेचर क्या होता है? क्या कभी जीवन में कोई पूछ सकता है, आपको डिफाइन कर सकता है? मतलब मान लो पेपर में जेई, नीट या सीबीएसई में पूछ देते हैं डिफाइन टेम्परेचर, तो हम लोग अपनी एनर्जी, अधिकतर है बच्चे इन्हीं चीज़ों में लगा देते हैं कि एक बार रट्टा याद हो जाए, डिफाइन वॉल्यूम या डिफाइन टेम्परेचर, डिफाइन बॉयल्स लॉ, इनमें लगा देते हैं पूरी एनर्जी, झोंक देते हैं अपने आप को, और पेपर में ग्राफ पूछ लेता है। फिर कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है भाई, ये तो बड़ा मुश्किल टॉपिक आ गया। तो भाई तुम अपनी 50% ऑफ द एनर्जी तो रट्टा में लगा रहे हो, और जब रट्टा में लगा रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम तो होगी। आपको कितना पढ़ना है ना, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वरना पढ़ने के लिए तो इन किताबों में, मोटी मोटी किताबों में, अस्त्र शस्त्रों में बहुत सारी बातें लिख दी हैं। तो क्या पढ़ना है? टेम्परेचर की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पढ़नी। क्या पढ़ना है कि सर टेम्परेचर जो होता है हमें केल्विन में पढ़ना चाहिए, जो कि बराबर होता है डिग्री सेल्सियस में प्लस करना है 273.15। ऐसा करोगे तो केल्विन आ जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे ना चार्ल्स लॉ, तो उसमें बताएंगे कि कैसे 1/273.15 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ जाता है, सिखाएंगे वो, ठीक है। अब इस टेम्परेचर को ऐसे तो नहीं लेना, आप इसको ना इक्वल ऐसे मान लो, 273 फॉर कैलकुलेशन आप लोग यूज़ कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मान लो इस रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए इसका केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा? तो आप क्या कहेंगे? 273 + 27 दैट इज 300 केल्विन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो टेम्परेचर को केमिस्ट्री में हम लोग किस में लेकर चलते हैं? केल्विन में लेकर चलते हैं। एक फॉर्मूला और है, देखो टेम्परेचर केल्विन में भी होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट भी आपने सुना होगा।
बुखार जिसमें आप लोग बताते हो सर आज 102 फीवर है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आ पाऊंगा, तो 102 का मतलब क्या हो गया, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 9/5, किसके, 9/5, यहाँ आ जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बस इस वैल्यू को आप लोग याद करके रखें। सर एक बात बताएं मन की, सर जब आप पढ़ते थे तो आपको ये सब याद रहता था? बिल्कुल याद नहीं रहता था, लेकिन एक समझ में बात आती थी कि एक छोटी छोटी ट्रिक्स बना लो ताकि पिक्चर याद रहे। बताओ क्या चीज़ याद, इसमें आप क्या चीज़ भूल सकते हो बताऊं? ये कभी नहीं भूलोगे कि एफ लेफ्ट साइड है, ये भी कभी नहीं बोलोगे रेशो के 9/5 है, आप बोलोगे इसको, ये नंबर भूला जाता है। इसका इंतजाम क्या है, दोनों को ऐड करोगे 5 आना चाहिए। नहीं वैसे समझ में क्लियर है? तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, अब हो गया याद आप लोगों को, अब जो है ये याद हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर यू कैन कैलकुलेट द यू कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू द फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट इनटू द डिग्री। एनसीईआरटी में एक छोटा सा सवाल है, देख के आना किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं, ठीक है? तो वो जो है आंसर आ चुका है, एक बार आप लोग देख के आना भाई, ठीक है? चलो इधर आओ, बात करते हैं मेन चीज़, प्रेशर की शुरुआत हो रही है भाई, है? अब धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर सर पे जो है ना प्रेशर जनरेट होने वाला है इस चैप्टर का, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। प्रेशर प्रेशर होता है जो हम पे, तुम पे, सब पे लगे, उसका नाम क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? और एक गैस का इस सरफेस पर, इस बोर्ड पर भी एक अलग प्रेशर है, तो उस प्रेशर का नाम भी क्या है, गैसियस प्रेशर। अब इन दोनों को मेजर करने के लिए दो अलग पैरामीटर हैं, एक नहीं। पहली बात सुन लो, हर टाइप के प्रेशर को आप लोग नैनोमीटर से नहीं बता सकते, इसके लिए क्या यूज होता है, बैरोमीटर भी यूज होता है। अब वो कैसे यूज होता है, क्या होता है, इस बात को सीखो प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रेशर है, और प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए दो एपरेटस हैं। पहले का नाम क्या है, बैरोमीटर, और दूसरे का नाम क्या है बेटा, नैनोमीटर। मुझे एक बात बताओ, याद करने का तरीका देखो, नैनो का मतलब छोटा होता होगा, छोटा। मुझे बताओ, ये मान लो ये गैस का एक पार्टिकल है, गैस का पार्टिकल आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, इससे टकराएगा, टकराएगा, बोल दो, तो फोर्स जनरेट करेगा, पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता था। सही बात है गलत बात है? मतलब प्रेशर तो यार इसका भी है। तो इस टाइप के प्रेशर को हाउ कैन यू कैलकुलेट, क्या इसमें बैरोमीटर मदद करेगा? आंसर है नहीं करेगा। कौन मदद करेगा, नैनोमीटर। इसका मतलब आप अगर गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि बहुत कम होता है, तो नैनो मतलब नैनोमीटर। लेकिन आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय बैरोमीटर ओनली। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बैरोमीटर को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था टोरेसिली, जिनके नाम पर प्रेशर की एक यूनिट भी है, नाम सुना होगा, टॉर। नहीं बात समझ में, क्या नाम सुना होगा, टॉर। एक बार दोबारा सुनेंगे सभी, एक बार दोबारा सुनेंगे सभी। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है बैरोमीटर मतलब बड़ा, बी फॉर बड़ा, मतलब दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? और नैनो मतलब छोटा, और ये किसके लिए कैलकुलेट गैसियस प्रेशर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। एक बात और, कभी कभी ना एक वो आ जाता है इसी के अंदर, ऑल दो जब इसको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे तभी पढ़ा दें। चलो अभी सुन ली लो, सुनो सुनो सुनो। एटीएम प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, ये बैरोमीटर से निकला है भाई। एटीएम प्रेशर इज इक्वल टू हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, नाम सुना है भाई इसका, डिवाइडेड बाय कितना, 760 mmHg। किसी ने पूछा कि भैया अर्थ का, या मैं बोलूँ इस एटमॉस्फेरिक का प्रेशर हम लोग 1 मानकर चलते हैं, क्यों मानकर चलते हैं जी, या मैं बोलूँ 760 mm मानकर चलते हैं, ऐसा क्यों मानकर चलते हैं? तो बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं प्रेशर को 1 atm कर दूं, इधर देखो ऊपर,
अगर मैं प्रेशर को 1 atm कर दूं तो क्या फील करोगे आप लोग? तो हाइट ऑफ द मर्करी कितनी हो जाएगी बेटा? 760 mm। समझ में आ गया क्यों हम बोल देते हैं 1 atm इज इक्वल टू 760 mm Hg? नहीं बात समझ में? चलो सर आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, पर याद रखना ये कैलकुलेशन है किसकी? नैनोमीटर या बैरोमीटर? बैरोमीटर कैलकुलेशन है। चलो जी, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। अब थोड़ा सा यहाँ पर यूनिट का कन्वर्जन सीख लीजिए, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ प्रेशर, किसी ने पूछा प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, तो आंसर आना चाहिए पास्कल। अब पास्कल तो सुनते नहीं है, या तो एटीएम सुनते हैं या बार सुनते हैं या एमएमएचजी सुन लेते हैं, पास्कल तो बहुत कम सुनते हैं। ऐसा क्यों? देखो माना कि इसकी एसआई यूनिट पास्कल है, लेकिन जो कॉमनली यूज यूनिट है दैट इज बार और एटीएम। अब उनके यूनिट कन्वर्जन सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए भाई सभी बच्चे। एक ही बार में मैं ये सारा गेम आप लोगों को सिखा दूंगा एक कहानी के जरिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मेरे 3 दोस्त थे, मतलब हम 3 थे ऐसा मानो। मेरा नाम अरुण है, एक अमर था और एक क्या था बेटा? अर्पित। अरुण, अर्पित और अमर, हम तीनों दोस्त थे। अब जहाँ हम लोग रहते थे फ्लैट में या फिर जो पीजी था, खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता था, और उसके आसपास शादी पार्टी हॉल टाइप के होते हैं ना, वो होते। समझ गए आप लोग? जैसे जैसे सर्दी बढ़ती थी वैसे वैसे प्रॉपर शादियों का सीज़न बढ़ता जाता। मैंने मतलब समझ रहे, भावनाओं को समझो बेसिकली, है ना। तो अब क्या होता था कि अपना अमर जो है, अर्पित जो है, पूरा पूरा हिसाब लगा के रखते थे कि कौन से वाटिका में या कौन सी जगह पे कितने स्टैंडर्ड की शादी है। पूरा दूरबीन लगा के रखते थे कि गाजर का हलवा है या नहीं। पूरा बड़े लेवल के जो है नालायकों में से एक थे, उसमें मैं भी शामिल था। मतलब ये कह सकते हो कि यही नहीं कि ये दोनों थे। मान लो कल को मेरी वीडियो देख रहे हो और बाद में फ़ोन करें भाई हमें ही जो है तू बदनाम कर ले। चलो, है चौथा दोस्त था हरवीर, अभी उसका नाम नहीं है इसमें, वो आगे कभी पिक्चर में आएगा तो बताएंगे। वैसे असली गेमर वही था, लेकिन ठीक है। अभी क्या हुआ है ना, हम लोग जाते थे, खाते थे और वहाँ से 3 2 5 हो जाते थे। दोबारा सुनो, जाते थे, खाते पीते थे, बिल्कुल दूल्हे के साथ फ़ोटो वोटो प्रॉपर, ऐसा लगता था जैसे घर परिवार के ही लोग हैं, ठीक है। और जो है खा पी के अपना आ जाते थे। इसमें एक मुहावरा मैंने यूज़ किया, आपने सुना होगा 9 2 11 हो जाना। उसी को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया है, वो है 3 2 5 हो जाना। 3 2 5 का मतलब निकल लेना अपने उस जगह से, है ना। अब ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा समझदार भी था, संस्कारिक भी था, तो मैं क्या काम करता था, जब जाता था तो 101 रुपये कन्यादान टाइप से दे देता था। पर क्यों खाना यार किसी का, है ना। हमने एक थियोरी पढ़ी है कि आज आप खाओगे तो कल खिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए सार्वजनिक तौर पर नहीं खाना चाहिए, इंडिविजुअली लेवल पे खा लो। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। 1 ATM। अब क्या काम करना है मैंने, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। 101 का कन्यादान और 3 2 5 याद हो गया। 1 ATM इज इक्वल टू 101 का कन्यादान और वहां से 3 2 5। लेकिन इनमें समझदारी एक ही दिखाता था, एक के बाद पॉइंट बार। बोलो बात समझ में आ गई। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325, राइट। तो ये डेटा समझ में आ गया हो। ये बार में सर एक बात बताओ, पास्कल में करके दिखाना, इसको सेम रहने दो। 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। सर किलो पास्कल में करके दिखाओ। देखो किलो का मतलब 10⁻³ है ना, और बचा हुआ 10⁻² को मल्टीप्लाई कर दो, अब बनेगा प्रॉपर 101। 1.01325 किलो पास्कल। बोलो बात समझ में आई क्या? क्या बार, क्या एटीएम, किलो पास्कल और पास्कल का रिलेशन क्लियर है? पक्का? तो ये डेटा क्लियर है, तो आप देखिए जरा ध्यान से। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, अभी अभी पढ़ा हमने। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg, हाँ या ना। और हमने ये भी पढ़ लिया है, यही किसके बराबर होता है? 760 टॉर। और टॉर की यूनिट के बारे में हम लोगों ने बता ही दिया है, यही बराबर होता है बेटा 76 सेंटीमीटर। अब आप लोग समझे, जब mm को 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सेंटीमीटर में, राइट। तो 760 डिवाइडेड बाई 10, देन इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर।
क्लियर? तो यहाँ तक के सभी डेटा जो है क्लियर हो जाना चाहिए हमारी क्लास के बच्चों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? एक बार दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले सर ने प्रेशर के बारे में बताया, 2 टाइप के पैरामीटर हैं जहां हम लोग प्रेशर को चेक करते हैं, बैरोमीटर, नैनोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, छोटे मोटे प्रेशर, गैसेस प्रेशर को हम लोग किससे नापते हैं? एक फॉर्मूला बताया कि बैरोमीटर को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम और उन्हीं के नाम पर एक यूनिट जिसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? टॉर का नाम देते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद मैंने ये कन्वर्जन सिखाई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 ATM इज इक्वल टू 100 का कन्यादान 325, और फिर उसी को फिर मैनिपुलेट कर करके हमने जो है बाकी डेटा भी सीख लिया। चलिए भाई बहुत जल्दी से नोट करिए इसको। नेक्स्ट, अब गेम आता है भैया वॉल्यूम का। वॉल्यूम की डेफिनेशन तो सर आपने भी लिख दिया। वॉल्यूम का मतलब सीधा सा है, वॉल्यूम का मतलब इतना सा है, मान लो ये एक सबस्टांस है, बोर्ड है ना, इसने इस स्पेस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, यही वॉल्यूम है। नहीं बात समझ में? स्पेस में स्पेस को ऑक्यूपाई करना, यही क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। नहीं बात समझ में? देखना अंग्रेजी में पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वेकेंट स्पेस इन स्पेस। ठीक है, ये तो सॉलिड का एग्जाम्पल था, लेकिन गैस के केस में क्या होता है? जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। एक बात थोड़ा फील करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। मान लो यहां से कोई ए गैस आई और इस कंटेनर का वॉल्यूम है V, तो इस ए गैस का भी वॉल्यूम क्या रहेगा? चाहे इसका 1 मोल था, आधा मोल था, बस क्षण भर थी, तो भी वॉल्यूम क्या मानकर कंसीडर करके चलेंगे? V, जो कि बाद में आके वेंडरवॉल ने गलत कर दी थी। ठीक है, जब वेंडरवॉल के बाद जब करेक्शन फैक्टर आने लगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आने लगा, तो ये बातें कुछ हद तक जो है नेग्लिजिबल होने लगी। अब ध्यान से सुनेंगे सभी। दूसरी गैस ए अभी है, प्रेजेंट है, दूसरी गैस बी डाल दो। ए और बी अगर आपस में रिएक्ट नहीं करते होंगे तो ए को बी का नहीं पता, बी को ए का नहीं पता, तो ए कह रहा है सारा हमारा, बी कह रहा है सारा हमारा। बात आई समझ में? तो इसका भी सारा, इसका भी सारा, तुम्हें भी नहीं पता है ना, तो तुम तीनों भी एक ही जैसे हो गए। दोबारा सुन लो, अगर गैस नॉन रिएक्टिव है तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, चाहे इसमें 1000 टाइप की गैस भर दो। नहीं ये बात समझ में? लेकिन अगर गैस रिएक्टिव निकली, मान लो H2 + Cl2 HCl दे देता है हाई टेम्परेचर पे, मान लो टेम्परेचर भी हाई है, रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करते, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो रिएक्ट कर गए, और रिएक्ट कर गए तो हम ना तो H का वॉल्यूम V कह सकते ना Cl का वॉल्यूम V कर सकते, फिर तो HCl का अगर वो गैसीय स्टेट में है तभी उसका वॉल्यूम V होगा। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अधूरा ज्ञान क्या था? हर गैस का अपना एक वॉल्यूम होता है कंटेनर में, उसको V नाम दे सकते हैं, ठीक है। पूरा ज्ञान क्या है? अगर वो नॉन रिएक्टिव हैं तो। आगे बात समझ में? नॉन रिएक्टिव नहीं है, इफ दे आर रिएक्टिव देन वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम इंडिविजुअली, राइट? चलो सर बात मान लेते हैं। तो सर इसका ना सीधा ना यूनिट कन्वर्जन समझ जाता है यार, वॉल्यूम में बच्चा फंसता जाके यूनिट पे। बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिट को हम लोग जो है लिख देंगे। इधर आओ सभी, इधर देखेंगे सभी, सीखने की कोशिश करो। मुझे बताओ लेंथ की यूनिट क्या? लेंथ की यूनिट मान के चल लेते हैं हम लोग, 1 मीटर मान ले पहले, है ना, 1 मीटर। बेटा मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, 1000। वाह बेटे, तुम्हें IIT बॉम्बे ऐसे दोनों हाथों से बुलाएगा, आ जाओ। 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, आ जाओ, ये नया नोबेल प्राइज ले जाओ, है ना। बहुत बढ़िया। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मुझे लग रहा है हमें दोबारा बुला रहा है कि तू चला गया था, अब दोबारा आ जा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर एंड इट इज इक्वल टू 10⁻³ या मैं बोलूँ 1000 मिलीमीटर। क्लियर है भाई? ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? चलो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अब ना इस लेंथ का ना क्यूब कर दो, मान लो इस लेंथ का क्यूब कर देता हूँ, तो इस पूरी पिक्चर का क्यूब करके दिखाओ चलो मुझे। क्या इसका आंसर 1 मीटर क्यूब? क्या इसका आंसर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब? क्या इसका आंसर 10⁻³ DM क्यूब? हाँ या ना? क्या इसका आंसर 10⁻9 मिलीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। अगर आप 1 लीटर चाहते हो ना, लीटर, तो आप इसको क्या काम करें,
आप इसको डिवाइड कर दें किससे, 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से डेटा आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1 DM क्यूब एंड इट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मिलीमीटर क्यूब। तो ये वो कन्वर्जन है जिसको आप लोग जो है इजीली सीख सकते हैं। बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें भाई, ठीक है जी। इधर आइए सभी बच्चे। तो ये जो है ना रिलेशन आप लोग अपने दिमाग में रखोगे। इवन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 ml, है ना, 1000 लीटर के बराबर होता है ना। ये भी आप इसको लिख सकते हो। इधर आओ भाई सभी बच्चे, इधर देखेंगे सभी, इधर आ जाओ। मैंने आपसे बोला कि ये ना एक कोई वो है पिस्टन है यहाँ पर बीच में, और इसको ऑन ऑफ करने के बाद हम लोग जो है गैस को पास करा सकते हैं। इनिशियली देखा तो इस वाले कंटेनर में, इस वाले लोब में मेरे पास 10 लीटर कोई एक गैस ए है, जबकि यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कोई गैस बी है जिसका अमाउंट कितना बेटा 10 लीटर है। और मैं इसको ओपन कर दूँ तो बताइए ए गैस का वॉल्यूम कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे सर 20 लीटर। और बी का वॉल्यूम भी कितना होगा, आप कहेंगे 20 लीटर। और मैं तुमसे पूछ लूँ टोटल वॉल्यूम कितना होगा, आप कहेंगे सर 20 + 20 बराबर बड़े नालायक, हाँ या ना, बताओ भाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा गेम कि कैसे यहाँ पर ये वॉल्यूम कितना माना जाएगा 20 लीटर। और इसके लिए क्या कंडीशन है, ए और बी आपस में क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव। अगर रिएक्टिव हुए तो काम खत्म, फिर आप वॉल्यूम को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। आगे आ जाइए, इस पे आ जाइए। इधर देखो भाई सभी, मुझे बताइए अगर ये केस मेरे सामने है, फिर से यहाँ पर 10 लीटर O2 है और यहाँ पर 20 लीटर N2 है, और आप लोग जानते हो कि रूम टेम्परेचर O2 N2 ना मिलते, ठीक है ना। तो या मैं ऐसा मानकर चलूँ कि यहाँ पर O2 और N2 ये दोनों क्या हैं बेटा, नॉन रिएक्टिव स्पीसीज हैं, नॉन रिएक्टिव, है ना। तो इस केस में मुझे बताइए कि अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना पाया जाएगा। तो आप कहेंगे सर 30 लीटर, और वॉल्यूम ऑफ N2 भी कितना पाया जाएगा 30 लीटर, और टोटल वॉल्यूम भी कितना पाया जाएगा 30 लीटर। तो ये गेम गैस का समझ में आ गया नहीं आ गया। तुम्हें ये बात थोड़ी अटपटी नहीं लगती। मानो इस वॉल्यूम को ही मान लो कि मान लो ये वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है, या मैं बोलूँ इस बोर्ड को एक कमरा मान लो, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा V है, और बहुत सारी गैस मैं उठा के ला के यहाँ पे रख दूँ ऐसे। भाई गैस का माना आप लोग वॉल्यूम पूरा V मानकर चल रहे हो, तो क्या गैस का कुछ अपना वॉल्यूम नहीं होता होगा। अगर मैं गैस को कंप्रेस करके, मान लो पहले डॉट डॉट से अलग अलग टहल रहे थे, और मैंने इसको यहाँ से कंप्रेस कर करके सारे मॉलिक्यूल को एक तरफ को बिठाने की कोशिश की, तो तुम्हें क्या लगता है क्या इसका वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लो, नहीं। इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ करेक्शन आना चाहिए, इसी करेक्शन फैक्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल गैस, जो कि वैन डर वाल इक्वेशन है। वहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ेंगे Z, तब बताया कि नहीं भाई नेग्लिजिबल ना मानो। फिर KTG की यहाँ से शुरुआत हो जाती है, मतलब कि ये चीज़ें आगे आगे डेवलप होंगी, इसलिए मैंने अपने दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में ये क्लू छोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग मानकर तो चल रहे हैं आइडियली कि गैस के वॉल्यूम को और जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसकी कंपैरिजन में क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल या जीरो मान लेते हैं। लेकिन जब कंप्रेस हो जाएगी गैस तो ऐसा कहना गलत होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, बोलो भाई। क्या ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। चलो बहुत लाइट की स्पीड से नोट कर लो। चलो जी नेक्स्ट, एक बार बहुत ध्यान से आगे की बातों को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, डेंसिटी। डेंसिटी देखना कितना सिंपल है। इधर आओ भाई सभी बच्चे। मैंने पहले भी आपको बोला है कि डेंसिटी की सीधी सी बात इतनी है, डेंसिटी का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं तो इस पिक्चर का नाम क्या हो जाएगा बताओ सर, इसका नाम है मास डेंसिटी। सही बात है गलत बात है बोलो। अगर मैं इसी को नंबर ऑफ
पीपल यानी कि पॉपुलेशन वर्सेस डिवाइडेड बाय वी वॉल्यूम कर देता हूँ, तो इसी का नाम क्या हो जाता है बेटा जी, पॉपुलेशन डेंसिटी। नहीं आई बात समझ में? तो डेंसिटी का सीधा सीधा सा अर्थ ये नहीं होता कि मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का अर्थ मतलब होता है एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इफ मास इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम देन इट इज नोन एज मास डेंसिटी। If area is divided by volume, then it is known as area density. If electron is divided by their volume, then it is known as electron density, right? तो देखिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों। इसका फॉर्मूला, इसका लॉजिक वो सीखने की कोशिश करेंगे सभी। इधर आएंगे सभी। मुझे एक बात बताइए, मैं आइडियल गैस से ही उठाता हूँ। क्या आपने ये इक्वेशन सुनी है, P इक्वल टू nRT? सभी ने सुनी होगी भाई। और मोल का फॉर्मूला सुना होगा, W बाय कैपिटल M, सुना है? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। चलो लगा लेते हैं, P इंटू वी W डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाई बाय R एंड T। एक काम करते हैं, V को नीचे ले जाते हैं, तो P इज इक्वस टू, बताओ जरा इसको क्या लिख सकता हूँ? सर W बाय V लिख लो पहले तो, W बाय V, और यहाँ लिख दो R, यहाँ लिख दो T, और यहाँ चाहो तो इस M को इधर ले जाऊँ, हाँ या ना? क्या W बाई डी का मतलब भी डेंसिटी होता है? बोलो हाँ या ना? गिवन वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम इज नोन एज मास डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मेशन बन जाएगी बता जरा? सर बन जाएगी P इंटू एम डिवाइडेड बाय R इंटू टी। तो याद करने का तरीका बताओ, मोदी जी राइट आदमी है लेफ्ट आदमी है? या राइट लेफ्ट की लड़ाई तो भारत में चलती रहती है, लेकिन ऐसे देखो, PM राइट, क्या सीखे? PM राइट। यहाँ पर P कौन है बेटा? प्रेशर, और प्रेशर को बार में, प्रेशर को ATM में यहाँ पर हम लोग लेते हैं। और M का मतलब क्या है बेटा? मोलर मास है ये। क्या मतलब है इसका? मोलर मास, जिसको हम लोग ग्राम में लेते हैं। इस T का मतलब क्या है यहाँ? तापमान, जिसको हमेशा किस में लेना होता है बेटा? केल्विन में। और इस R का मतलब ये एक गैस कांस्टेंट है या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैं अभी के लिए बता रहा हूँ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जबकि यहाँ पर वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। और एक और वैल्यू होती है 0.0, अरे जीरो नहीं लिखा, 831, ये ATM की जगह क्या आ जाएगा? बार लीटर पर मोल पर केल्विन। और अगर कैलोरीज में पूछोगे तो 1.9 समथिंग या 2 ही लिख सकते हो, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस तरीके से आप लोग जो है R को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है, मान लो अगर कोई ड्रॉपर बैठा हुआ है क्लास के अंदर, उसको बता देता हूँ एक ट्रिक है छोटी छोटी सी। ये 8.314 है ना, ये कब लगना है ना बेटा? ये तभी लगना है जब कोई एनर्जी टर्म हो। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा? क्लास 12th में ना आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, क्या? log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। अब इसमें 2.303 R आ गया। अब यहाँ R क्या है? सर ये एनर्जी की टर्म में पूछा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसलिए यहाँ पर R की वैल्यू क्या लगाएंगे आप? 8.314। लेकिन P फिजिकल टू nRT में R क्या होगा? ये डेट इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर, और प्रेशर अगर ATM में तो 0.0821 और बार में तो 0.0831। इस तरीके से हम लोग जो है देखते हैं। और कैलोरीज का मतलब भी एक टाइप की एनर्जी है, एनर्जी की टर्म में कैलोरी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो इतनी बातें हमारी क्लास के सही बच्चों को समझ में आ गई होंगी। ये 5 पैरामीटर सभी को क्लियर हो जाने चाहिए। तो सर और क्या इस चैप्टर के अंदर? अभी चैप्टर शुरू हो रहा है टेक्निकली। यहाँ पर ना 3-4 लॉज आती हैं, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहली लॉ कौन सी है बेटा जी? बॉयल्स लॉ। कौन सी लॉ है? बॉयल्स लॉ। मैं एक एक करके ना कुछ कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ। इसके ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस को अभी कवर कर देते हैं, महा बेसिक। आप बस बोर्ड पर ध्यान रखेंगे, अपने आप समझते चले जाएंगे। और लास्ट में एक ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा, कोई भी लॉ जो मैंने पढ़ाई है नहीं पढ़ाई, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। इधर आएंगे सभी। लॉज में जो सबसे पहली लॉ है उसका नाम बताओ जरा? बॉयल्स लॉ। याद करने का तरीका,
बॉयल्स लॉ। अब याद करने का तरीका बताना जरा मुझे। बॉयल्स लॉ के अंदर, बॉयल्स लॉ में नाम से पता लग रहा है बॉयल्स मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही होगी। क्या हो रही होगी? आइसोथर्मल। सर हमें तो पता भी नहीं है, हम छोटे मोटे मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पर तापमान क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इसके अलावा ना इसमें अमाउंट इज ऑल्सो कांस्टेंट, और अमाउंट कांस्टेंट है तो बेटा जी फिर तो मोल भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये बात याद आ रही है नहीं आ रही? सर ने बोला था गिवन वेट अगर कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट तो पहले से ही कांस्टेंट है। मैंने बोल दूंगा गिवन वेट ऑफ O2, मतलब O2 का मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट था पहले ही, और गिवन वेट और मैंने कांस्टेंट कर दिया, मतलब मैंने क्या कांस्टेंट कर दिया? n को, मोल को ही कांस्टेंट कर दिया। चलो भाई, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और गिवन मोल, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अगर ये कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फिर बॉयल्स लॉ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आओ भाई इधर आओ, सीधी सीधी सी बात है। देखो ऑल दो PV इक्वल टू nRT बाद में आई, ये ग्राफ पहले आ गए, लेकिन आप लोग अपने जीवन में एक बात याद करेंगे कि आपको ना सारी लॉज को इसी से सॉल्व करना है। आओ इधर आओ भाई, बताओ R क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं? नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर चुके हो, टेम्परेचर भाई को कांस्टेंट कर चुके हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? कुछ तो बोलो। हो गया आंसर? लो भैया ये लो, प्रेशर इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, और गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। सही है। और प्यारे बच्चों, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता होगा, नाम K दे देते हैं, K/V। सही है क्या? इसी फॉर्मूले को यूज़ करके क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू K। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये सही बात है, फॉर गैस A, फॉर गैस 1 लिख लेते हैं, तो बेटा जी इसी फॉर्मूले को क्या P1V1 इक्वल टू K लिख सकता हूँ? और फॉर गैस 2 इसी फॉर्मूले को P1V1 इज P2V2 इज इक्वल टू K लिख दो। K तो कांस्टेंट है, दोनों K को बराबर कर देता हूँ। तो बताओ जरा P1V1 इक्वल टू P2V2 आएगा कि नहीं आएगा? सर बड़ा मुश्किल है सर, ये ड्राइव कर तो आप देते हो, बाद में याद करने में दिक्कत आती है। भाई बहुत सिंपल तरीका देखना, एक बारी में 1 सेकंड में सारी चीज़ें सॉल्व। बहुत ध्यान से देखो सभी प्यारे बच्चों। अब कुछ बात बतानी है। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम तो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? गैस कांस्टेंट दे देते हैं। चलो सर मान लेते हैं कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है? सर ये उन बातों पर डिपेंड करता है जो यहाँ पर तुमने कांस्टेंट लिए होंगे। सही बात। और यहाँ पर कौन कौन से कांस्टेंट ले रखे हैं? सर यहाँ पर आपने तापमान को कांस्टेंट माना हुआ है, तो इट मीन्स इट विल डिपेंड्स अपॉन किन बातों पर डिपेंड करेगा? सर टेम्परेचर, और सर ये मोल पर भी डिपेंड करेगा। और मोल भले कांस्टेंट हो जाएं लेकिन नेचर तो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये किस बात पर भी डिपेंड करेगा? सर ये नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करेगा। नहीं हुआ ना फील अभी? अरे फील हुआ है? नहीं हुआ? दुनियादारी में टेम्परेचर और मोल, तुम्हें क्या सीखना है? नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करेगा। कांस्टेंट की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी। O2 का K अलग होगा, N2 का K अलग होगा, NH3 का K अलग होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसा नहीं है कि हर गैस के लिए K की वैल्यू सेम हो जाएगी, नहीं, ये वैल्यू अलग हो सकती है क्योंकि नेचर अलग होगा। क्योंकि नेचर अलग होगा। फील कर पाए या रह गया? फील कर पाए या रह गया? चलो सर मान के चलते हैं कि सर ये हो गया है। यहाँ तक की बातें हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गई होगी। बॉयल्स लॉ का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर फॉर ए गिवन मोल या फॉर ए गिवन मास या गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो K आएगा, और K को कांस्टेंट मान के P और V की मल्टीप्लाई कर देंगे तो P1V1 इक्वल टू P2V2 आ जाएगा फॉर 2 गैसेस। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला कि जो K है दैट विल डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर टेम्परेचर, मोल एंड द नेचर ऑफ द गैस। इतनी बातें मैंने जो है आप लोगों को सिखाई। बहुत जल्दी से नोट करो, फिर कुछ बातें और करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट। तो सर इसकी कोई ट्रिक है?
क्या इस फॉर्मूले को बनाने की कोई ट्रिक है? तो देखो जरा ध्यान से, इधर आएंगे सभी। आप ना एक बेसिक सी बातें सर की याद करो। सुनो भाई, अभी अभी ये जितनी भी गैस लॉ हैं उनके अंदर एक चीज़ हमने पढ़ी, एवोगाड्रो लॉ को छोड़ दो तो बाकी सब में हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की। क्या? कि सर ने नंबर ऑफ मोल को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। नंबर ऑफ मोल को क्या रखा है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ फाइनल। ये तो ऑलवेज ट्रू बात है, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। नंबर ऑफ मोल ऑफ इनिशियल इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ फाइनल। और एक बात बताओ, तुमने ये इक्वेशन पढ़ी है सर से, पी वी इक्वल टू एन आर टी। चलो लगाते हैं। तो यहाँ से एन अगर मैं देखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? पी वी बाय आर टी। इसमें लगा जरा, इनिशियल वाली के लिए अगर मैं लगाता हूँ तो ये बन जाएगा पी ऑफ इनिशियल वी ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाय आर तो कांस्टेंट है और टी ऑफ इनिशियल, हाँ या ना? ये किसके बराबर हो जाएगा? पी ऑफ फाइनल वी ऑफ फाइनल डिवाइडेड बाय आर तो कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर ऑफ फाइनल। बोलो हाँ या ना? अब एक बात बता, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? बॉयल्स। अरे हाँ या ना? अब बॉयल्स में क्या चीज़ ऑब्जर्व करी थी तुमने? टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। अरे भगवान, ये तो पिक्चर सेट हो गई। कैसे कैसे सेट हो गई सर? ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। लो सर, क्या बन चुका है? प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल, प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल। नहीं, ये बात समझ में आई? अरे यही तो सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, P1 V1 बराबर P2 V2। बोलो गेम समझ में आया? बोलो भाई। तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप मान लो कल चार्ल्स लॉ आ गई और वहाँ पर कोई चीज़ आपको कांस्टेंट करा दिया, किसी लॉ में मान लेते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, आर तो कैंसिल होता ही है, तो P1 डिवाइडेड बाय T1, P2 डिवाइडेड बाय T2। नहीं समझ में आई? कहीं प्रेशर ही कांस्टेंट हो गया तो V1 डिवाइड बाय T1, V2 डिवाइड बाय T2। तो ये तो यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा समझो। इसको आप डायरेक्ट जो है अपने जीवन में यूज़ कर सकते हो। देखना बेसिक सवाल आपको दे रखा है, क्या कर पाओगे? पहले मैं करा देता हूँ, तुम दूसरा करोगे। कह रहा हूँ 500 ml है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml ऑफ ए गैस एट ए प्रेशर V1 है, और इसका प्रेशर भी दे रखा कितना बेटा? 750 mm ऑफ Hg। बहुत बढ़िया। इज कंप्रेस्ड टू 500, कुछ सेम हो गया क्या ये? ऊपर 6 कर दें, 60 कर दें, 50 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी है ना? तो इसको 50 कर देते हैं। एक 50 ml है, और इसको जब कंप्रेस कर दिया गया तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 500 ml हो गया है। गैस का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? तो नीचे 500 कर दें, ऊपर 500 कर दें, नीचे 50, ऊपर 600, नीचे 500 कर दें, ऐसे कह रहा है? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है तुम्हारा कि कंप्रेस करने के बाद, रुक तो जाए यार, ये जो वॉल्यूम है इसको मान लेते हैं 100, और ये वॉल्यूम है इसको मान लेते हैं 50। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? अब ये वाला प्रेशर बताना है आपको, तो कितना सिंपल सा सवाल हो गया। क्या करोगे सर? P1 V1 इजकल टू P2 V2। आ जाएगा आंसर? जल्दी बताओ। तो यहाँ से आंसर आप लोगों का आ जाना चाहिए। महा बेसिक सा सवाल है, ऐसे नोट कर लो भाई जल्दी से इसको। चलिए जी नेक्स्ट, इधर देखिए भाई सभी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसके बाद आप लोगों को एक दो सवाल दे दें क्या? देखो एक सवाल मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको करने की कोशिश करो। मैं अगला मूव कराता हूँ, उसे भी आप लोग ये होमवर्क टाइप से आप लोगों को दिया जा रहा है। कह रहा है कि 2 ग्लास बल्ब हैं A एंड B, और ये कनेक्टेड हैं किसी स्टॉप क्लॉक से। बल्ब A हैज़ वॉल्यूम 100 ml एंड कंटेन ए गैस वाइल B इज एम्प्टी। ऑन ओपनिंग द स्टॉप क्लॉक, एक कॉर्क होना चाहिए ना, कॉक होना चाहिए, स्टॉप कॉक। द प्रेशर फॉल डाउन टू 40%, द वॉल्यूम इज, है ना? कैलकुलेट कर लेना, इसका कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर, मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर, मैं सॉल्यूशन से आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर आना चाहिए 150। आपका 250 आएगा, तो देख लेना कहाँ गलत हुई है। आपका आंसर 250 आएगा, तो देख लेना कहाँ गलत होगा। 100 माइनस करना होगा कुछ उसमें, है ना? आंसर इज
150 नॉर्मली जब पहली बार में करते हैं तो P1 V1 इजकल टू P2 V2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 100 प्लस V2 आएगा, ठीक है ना, वो आपको अपने दिमाग में रखना है। ये कर लोगे, एक और होमवर्क ले लो, अच्छा एक ही, चलो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, इसको आप लोग घर से जो है करके दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को पढ़ेंगे, और ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन लॉस की अगर मुझसे कोई बात करेगा तो मैं एक ही बात बोलूँगा, भैया लॉ तो सारी सिंपल है, लेकिन ग्राफ के अंदर बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला और ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ये सारे ग्राफ्स को हम लोग जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।